हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल, आपका एसएससी जो आपका सीपीओ है और साथ ही साथ में जो आपका फेस 12 यानी कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है, वो आपका ये मानिए कि 25 जून से लेकर के ये आपके जुलाई तक कंडक्ट होने हैं। सारे के सारे एग्ज़ाम में आपका गैप नहीं रखा गया है। आपका फेस 12 खत्म होगा तो आपका सीपीओ होना है, सीपीओ समाप्त होता है वैसे ही आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम होना है। तो यहाँ पर सबके लिए अलग से तो वीडियो नहीं लाई जा सकती, तो कंबाइंड क्वेश्चंस का हम आपको वीडियो करवाएंगे। इसी तरह कोशिश करेंगे कि हर रोज़ एक नया वीडियो लाते रहेंगे और सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो टीसीएस आस्क्ड आपके होंगे, यानी कि जो कि टीसीएस में ही पूछे गए होंगे। तो सारे हम वहाँ पर आपके जो है यही सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के अलावा कौन से शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं। देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो इनका संबंध भरतनाट्यम से तो है ही, और इसके साथ साथ जो है कुचिपुड़ी से भी इनका संबंध है। भरतनाट्यम जो है देखिए तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होता है। इसी तरह से और भी आपको याद रखना है सोनल मान सिंह। देखिए सोनल मान सिंह का क्या है कि सोनल मान सिंह भी हैं, ये भी दो से संबंधित हैं, जिसमें कि एक आपका आता है ओडिसी नृत्य और दूसरा आपका आता है भरतनाट्यम। यानी जो सोनल मान सिंह है वो भरतनाट्यम और ओडिसी से हैं। और सोनल मान सिंह से ये एक और चीज़ याद रखना है कि सबसे कम उम्र में जो है पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली नृत्यांगना कौन है, तो वो है सोनल मान सिंह, क्योंकि इनको 1992 के अंदर पद्म भूषण दिया गया था। अब और कुछ फैक्ट के बारे में बात करें। देखिए अगर यहाँ से यामिनी कृष्णमूर्ति का आपसे पूछा जाए तो ये इनको पद्मश्री मिला हुआ था 1968, यानी कि 1968 में इनको पद्मश्री मिला। इसके साथ साथ 2001 में क्या है कि इनको पद्म भूषण दिया गया। 2000 जो आपका जो है पद्म जो आपका भूषण है वो आपका 2000 यहाँ पर 1 में मिलता है, 1968 में पद्मश्री मिला और 2016 के अंदर जो है पद्म विभूषण मिला यामिनी कृष्णमूर्ति को। और पद्म विभूषण से याद आया कि 2002 में मिला था ये केलूचरण महापात्रा को, जो कि ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं, और सबसे पहले जो पद्म विभूषण पाने वाली व्यक्ति बने ओडिशा से वो केलूचरण महापात्रा ही हैं। इसके साथ और आपको याद रखना है कि जो भरतनाट्यम से हैं इससे यामिनी कृष्णमूर्ति संबंधित हैं। लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये जो लोग हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और कुचिपुड़ी की वहीं बात करें, देखिए जिस व्यक्ति के नाम के लास्ट में आपका रेड्डी देखने को मिल जाए, आप समझिए कि रेड्डी है तो वो आपका कुचिपुड़ी से संबंधित होगा। इसके साथ साथ आप वेम्पति चिन्ना सत्यम की बात करें तो उनका भी संबंध देखिए कुचिपुड़ी से है। राधा रेड्डी हो गया, आपका राजा रेड्डी हो गया, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गया, बाला सरस्वती रागिनी देवी हो गया। तो ये सारे जो लोग हैं इनका संबंध कुचिपुड़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने किस जगह पर शून्य पर भाषण दिया हुआ था। देखिए शून्य पर अगर भाषण की बात करें तो इन्होंने दिया हुआ था यहाँ पर 1892 में, कहीं कहीं आपको 1892 मिलेगा और आपको ऑप्शन में आई थिंक 1893 दिया होगा जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया था। और ये जो भाषण दिया इन्होंने शून्य पर वो दिया हुआ था शिकागो में, यानी कि शिकागो में जो है धर्म सम्मेलन चल रहा था जिसके अंदर स्वामी विवेकानंद ने जो है शून्य पर भाषण दिया हुआ था। और जो दिया था 12 जनवरी यहाँ पर आपका 1893 में दिया हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी को हुआ था। और 12 जनवरी को जो है जन्म के टाइम ही क्या बोलते हैं यहाँ पर कि इनका राष्ट्रीय जो युवा दिवस है वो इनके जन्म पर ही मनाया जाता है 12 जनवरी को हर साल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बाकी देखिए कुछ लोग कंफ्यूज विवेकानंद और यहाँ पर दयानंद सरस्वती, इनको भी जान लीजिए। अब दयानंद जो सरस्वती हैं इन्होंने क्या किया कि 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना करी हुई थी। और कहाँ पर करी, तो वो करी हुई थी बॉम्बे में। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो ये यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है आपके कब से कब तक आयोजित किए गए थे। देखिए राष्ट्रमंडल अगर खेलों की बात करी जाए तो ये आपके 2022 वाले पूछे गए। तो पहली चीज़ तो ये आपके 22वें नंबर के थे जो कि आयोजित किए गए, करंट का क्वेश्चन था। और इन्हें आयोजित किया गया था बर्मिंघम में, आपको याद रखना है बर्मिंघम में इनका आयोजन हुआ। 22वें नंबर के थे जो कि 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक इनका आयोजन किया गया था। इसके साथ आपको ये याद रखना है कि जो भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन है वो आपका हुआ था 2010 में, यानी कि सिर्फ
एक बार जो है भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया, जो कि दिल्ली में हुए थे 2010 के अंदर। और पहले जो राष्ट्रमंडल खेल थे वो 1930 में खेले गए थे हैमिल्टन कनाडा के अंदर। और प्रथम एशियाई खेलों की बात करी जाए तो उनकी शुरुआत 1951 में हुई, और ये पहली बार आयोजित किए गए जो आयोजन इनका हुआ था ये भारत में किया गया था एशियाई खेलों का, और 1951 में था। और 1982 में फिर से एशियाई खेलों का आयोजन होता है भारत में, यानी कि एशियाई खेल जो है भारत में 2 बार खेले गए। और अभी जो आपका 2022 वाला हुआ है वो एशियाई खेल आपके चाइना यानी कि चीन देश में खेले गए हैं। और 2018 का जो है वो खेला गया था इंडोनेशिया में, और जिसमें ध्वजवाहक जो थे वो मनप्रीत सिंह और उसके साथ साथ नीरज चोपड़ा रहे हुए थे। क्योंकि 2018 का जो एशियाई खेल है इससे क्वेश्चन कई यहाँ पर बनते हैं। बाकी जो 2022 का आपका राष्ट्रमंडल खेल था, यहाँ पर बात करें तो पेरी द बुल नाम कर इसका शुभंकर अगर आपसे पूछे तो वो पेरी द बुल रहा हुआ था। और कुल 61 पदक जो है भारत ने जीते हुए थे 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पहली बार संशोधन कब किया गया। देखिए जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आपके रखे गए हैं भाग 4 में। अगर आपसे भाग कभी कोई पूछता है तो संविधान के भाग 4 में जो है ये आपके नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं। और अगर आपसे कभी अनुच्छेद पूछता है किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक आपके रखे गए हैं भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। और किस देश से लिए गए हैं ये भी कई बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। तो इनको जो जहाँ से कंज्यूम करने वाली कंट्री रही हुई है वो आपकी आयरलैंड थी। और 12 से जो 35 तक अनुच्छेद होते हैं आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित होते हैं, भाग 3 में दिए गए हैं। और भाग 3 को ही जो है आपका भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे। और बाकी जो पहली बार अगर बात करें कि नीति निर्देशक तत्व जो थे उसमें संशोधन कब किया गया तो ये किया गया था 1976 में, यानी कि 1976 में इसमें संशोधन किया जाता है। और जो कि संविधान जो था वो 42वां नंबर का था संशोधन। और जिस संशोधन में क्या हुआ था कि मौलिक कर्तव्य भी आपके जोड़े गए थे, ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य थे वो भी जोड़े गए थे उसी समय पर। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा थी तब आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए थे। और 2002 जब आता है, जब 86वां यानी कि 86 जो अमेंडमेंट होता है वो हुआ था जाकर के, तब वहाँ पर एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 21A कहलाता है, जिसको शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन में आपके नए निर्देश जोड़े गए थे भाग 4 में। और जैसे कि आपका जो 39A अगर आपसे कभी पूछे कि आर्टिकल जो 39A है वो किससे संबंधित है तो ये आपका जो गरीबों को जो निःशुल्क जो विधिक सहायता प्राप्त करनी होती है, यानी कानूनी जो सहायता है वो निःशुल्क प्राप्त होगी, ये आर्टिकल 39A कहता है। और वहीं 43A भी आपसे पूछता है तो उपयोग के प्रबंधन में जो श्रमिकों की भागीदारी होती है वो अनुच्छेद 43A में होता है। और अनुच्छेद 44 जो आपका होता है ये भी पूछ देते हैं, कई बार पूछा जाता है रिपीटेड मोड में। अनुच्छेद जो 44 होता है ये समान सिविल संहिता जो आपको होती है, यानी समान जो नागरिक संहिता होती है उसके बारे में आपका होता है अनुच्छेद 44, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है। देखिए शोभना नारायण की बात करी जाए, शोभना नारायण के साथ आप लोग याद रखेंगे गिरिजा सितारा देवी, क्योंकि ये कुछ ऐसे नाम हैं जो लोगों को याद रखने चाहिए। क्योंकि ये दोनों जो हैं चाहे शोभना नारायण हो या फिर वो सितारा देवी, और इन दोनों का संबंध है कथक से। और कथक की बात करें सभी को पता होगा कि कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और पंडित बिरजू महाराज, पंडित लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, इन लोगों का जो नाम आता है वो कथक से जुड़ा हुआ होता है, तो मोस्टली सबको पता होता है। लेकिन शोभना नारायण और जो यहाँ पर सितारा देवी हैं इनका भी जो है जो जुड़ाव यानी कि लगाव ये कथक नृत्य से ही रहा हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और इसके साथ एक चीज़ ये याद रखेंगे कि एक आपने नाम सुना होगा गिरिजा देवी, ये आपको याद रखना है। यानी कि गिरिजा देवी की बात करें तो गिरिजा देवी जो है इनको ठुमरी की रानी कहा जाता है, यानी कि जो ठुमरी की रानी है
ये कहा जाता है गिरिजा देवी को, ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि पूछ देते हैं कि ठुमरी की रानी किसे कहते हैं, तो वो आपको गिरिजा की देवी यहाँ पर कहा जाता है। बाकी कथक के लिए आपको बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, शंभू महाराज, दमयंती जोशी और उमा शर्मा भी याद रखना है, क्योंकि उमा शर्मा ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। क्योंकि जो टीसीएस के क्वेश्चन होते हैं ऑलमोस्ट आप लोग देखिएगा तो सारे क्वेश्चन घूम फिर के आपके आ ही जाते हैं, वही के वही सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो आपका शतरंज का बोर्ड होता है उसका रंग कैसा होता है। देखिए शतरंज की अगर बोर्ड की बात करें, इसमें दो ही रंग आपके होते हैं, एक तो रंग आपका काला होता है और दूसरा रंग जो होता है वो आपका सफ़ेद होता है। ये दो रंग ही होते हैं और इसमें जो गोटियां होती हैं वो 32 होते हैं, इसमें 16 आपके सफ़ेद होते हैं और 16 जो होते हैं आपके काले रंग के होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका शतरंज से भी रिलेटेड पूछ लेते हैं, कई बार देखने को मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवा हर घर वाला जिला कौन सा बना हुआ है। देखिए कई बार ये पूछ देते हैं कि जो आपका सवा हर घर आपका जल वाला, देखिए अगर हर घर जो जल वाला पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा रहा हुआ था, या तो वो आपका गोवा हो जाता है, जहाँ पर हर घर जल वाला था वो आपका राज्य गोवा बना हुआ था। और आपका रेबीज मुक्त अगर आपसे पूछे कि राज्य कौन सा था, तो वो रेबीज मुक्त जो पहला राज्य है वो भी बना हुआ था यहाँ पर आपका जो है गोवा। और यहाँ पर सवा जिला आपसे पूछा है तो जिला ये था चंबा जिला, यानी कि चंबा जिला है जो कि सवा जिला बना हुआ है हर घर जल वाला। और चंबा जिला आता कहाँ पर, इसकी बात करें तो ये आता है हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य जो होता है नाटी लोक नृत्य, ये कई बार पूछा जाता है। नाटी लोक नृत्य कई बार एसएससी एग्जाम में आया। एंड आपको याद रखना है कुल्लू दशहरा, देखिए कुल्लू दशहरा भी कई बार पूछते हैं, तो कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश का है, मैसूर दशहरा कर्नाटक का है और बस्तर जो दशहरा है वो छत्तीसगढ़ का है। तीनों दशहरा याद रखना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन लगातार आपके देखने को मिलते हैं। और हाँ एक चीज़ याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में ही आपका आता है शिमला, और शिमला में आपका जो है आलू का जो अनुसंधान केंद्र है ये भी याद रखना है, यानी कि आलू अनुसंधान जो केंद्र है वो शिमला में ही स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे आएंगे, देखिए आपको क्या करना है, पहली चीज़ कि हर अपडेट जो है आपको हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देते रहते हैं, जिनके जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो उनसे जाकर के आपको जुड़ जाना है। क्वेश्चन देखते हैं अगला कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना हुआ है। देखिए जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी की जो आपकी शुरुआत हुई थी ये आपकी 2017 में होती है, यानी कि 2017 में जो है जीएसटी की आपकी शुरुआत हुई थी और 1 जुलाई के अंदर शुरुआत हुई थी, यानी कि 1 जुलाई 2017 को शुरुआत होती है। और जो पहला राज्य बना शुरू करने वाला वो असम था, असम में सबसे पहले शुरू करी गई। और बाकी अगर देशों की बात करी जाए तो फ्रांस जो था वो पहला देश बना हुआ था जिसने जीएसटी लागू किया हुआ था। और जीएसटी लागू करने के लिए संविधान का जो संशोधन किया गया था वो 101वां नंबर का किया गया था यहाँ पर जीएसटी के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये है कि वाकाटक किस गुप्त शासक के समकालीन थे। देखिए वाकाटक आपने सुना होगा, वाकाटक वंश अगर आपने पढ़ा है थोड़ा भी इतिहास डीपली हल्का सा, क्योंकि मोस्टली कई लोग वाकाटक वाला पोर्शन छोड़ देते हैं, लेकिन सीजीएल जैसे एग्जामों और सीएचएसएल में जरूर देखने को मिलता है। तो वाकाटक की बात करें किस गुप्त शासक के समकालीन थे, तो देखिए जो वाकाटक हुआ ये गुप्त शासक में समुद्रगुप्त के समकालीन थे और समुद्रगुप्त के साथ में चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो था और समुद्रगुप्त था इनके समकालीन रहा हुआ था। और चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर थे जिन्होंने शकों को हराया और शकों को पराजित करने के बाद जो है इन्होंने क्या किया कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी हुई थी यहाँ पर वाकाटक, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। और इसके सामने यानी कि वाकाटक के जो समकालीन शासक हुए गुप्त वो थे समुद्रगुप्त और यहाँ पर आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। बाकी इस वंश की जो स्थापना आपको पता ही होगा वाकाटक की 2255 ईस्वी में विंध्य शक्ति के द्वारा करी गई थी। तो इस तरह से इनके याद रखना है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, हाँ राष्ट्रकूट का भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रकूट का जो संस्थापक था वो दांती दुर्ग था, ये भी कई बार पूछा जाता है। राष्ट्रकूट का जो संस्थापक था वो रहा हुआ था दांती दुर्ग। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सभी
क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। देखिए सभी क्षेत्रों में अगर बात करें कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, तो इसके जो है कुल 27% आंकड़े निकले यहाँ पर, जो कि शहरी क्षेत्रों में है आपके गरीब लोग, यानी कि गरीब लोग शहरी क्षेत्रों की बात करी जाएगी तो आपके 27% निकले हुए थे, यानी कि 104 मिलियन लोगों की पहचान करी गई थी। और बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो मणिपुर में 43%, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो गरीब लोगों की जनसंख्या थी वो आपकी, उसके बाद में बिहार था, त्रिपुरा था, उड़ीसा था और मिजोरम रहा हुआ था। बाकी 2011 की जनगणना से आपको क्या याद रखना है कि इसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो 27 प्रश्न पूछे गए थे। कितने चरणों में आपकी संपन्न हुई थी, तो 2 चरणों में संपन्न हुई थी 2011 की जनगणना। कौन से नंबर की थी, तो ये 15वें नंबर की थी, ये भी याद रखना है। पहली जनगणना कब हुई, 1872 में हुई। आधिकारिक पहली जनगणना कब हुई, 1881 में हुई। और जो आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो 18% थी। और वर्तमान में कितनी है अगर बात करें, तो अगर पुरुष की आपसे पूछी जाए तो 82% है, महिला की पूछी जाए तो 65% आप समझ सकते हैं। और ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए तो 74% जो है ओवरऑल साक्षरता है। सबसे अधिक केरल की है, उसके बाद मिजोरम की है, सबसे कम बिहार की है और उससे के बाद कम है अरुणाचल प्रदेश की। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है। तो इसी तरह से कोशिश करेंगे कि आपको हम वीडियोज़ प्रोवाइड करा दें टीचर्स क्वेश्चंस का आस्क जो आपके आस्क्ड हैं। और बाकी जैसा आप रिस्पॉन्स करेंगे, लाइक कमेंट वगैरह में शेयर जो भी आपको करना है कर सकते हैं, सब्सक्राइब वगैरह, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बार बार कहने से भी कोई वैसी बात नहीं है कि उसको बार बार बोला जाए। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। बाकी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद।